हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कम। आज हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे जेई मेंस की 25 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का। तो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। हम लोग एक एक करके सारे पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो है वो 25 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सोल्यूशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम। तो जब क्रोमियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट हम कहें तो हम कहें सीधे डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस जब एसिडिक मीडियम में होता है तो ये रिड्यूस होके क्रोमियम +3 में चला जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +6 है। और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे +3 है। तो जो नेट चेंज आया वो कहाँ से कहाँ आया? +6 टू +3 आया। +6 टू +3 आया तो इसका आंसर नंबर 1 आ गया। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइम के जेई मेंस के लिए भी कि डाइक्रोमेट आयन की हम लोग एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शंस देख लें, जो मैंने डी ब्लॉक में डिस्कस की हैं। आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जब मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो ऑक्सीजन H+ पे अटैक कर देगा इसका। ठीक है, जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो यहां पे बन जाएगा OH2+। ये जो OH2+ बना, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। भाई कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होगा, या वाटर हो चाहे फिर हमारा N2 हो। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो N2 लीव कर गया यहाँ से और लीव करके इसने बना दिया यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे आ गया ये। अभी यहाँ से क्या करें? यहाँ से ये मिथाइल शिफ्ट ले ले और ये मिथाइल शिफ्ट लेके यहाँ पे प्लस बना दे। ठीक है, यहाँ पे प्लस बनाने से ये क्या हुआ? 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया और मिथाइल शिफ्ट हो गई यहाँ पे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक H है, ये H एज H+ निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे -H+ लिख देते हैं। चाहो इसे वाटर से अटैक करा के निकाल दो, लेकिन या HSO4- से अटैक करा के निकाल दो। वाटर अगर अच्छा नहीं दिख रहा हो तो ये तुम्हें लग रहा हो कौन नेगेटिव आया होगा, तो HSO4- इससे H लेके H- हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में H निकालने में कभी भी कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या हुआ? एल्कीन बन गई। और इसका ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो सेकंड वाला मैच करता हुआ दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर इसका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मैच द लिस्ट। कह रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखी है और वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन नैनोमीटर दे रखी है। तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स और एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स है और हमें वेवलेंथ दे रखी है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा ओ के। ठीक है, तो डेल्टा ओ जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कैसी आएगी? कम आएगी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि COCl अमोनिया 5 एक कॉम्प्लेक्स है, गिवन है। मैं सारे कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ एक एक करके और फिर देखेंगे कौन सा में डेल्टा ओ ज़्यादा आएगा, यानी डेल्टा नॉट ज़्यादा आएगा। ये चेक कर लेते हैं। तो COCN6 3- आ गया, CuH2O4 2+ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये सारे कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं? ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कैसे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा कैसा है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब हम जानते हैं कि डेल्टा ओ और डेल्टा टी में एक रिलेशन होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है? 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ होता है भाई। ठीक है, तो डेल्टा टी वाला तो सबसे छोटा होगा, यानी कि जो लेमडा होगा वो सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगा? 4 के लिए आएगा। तो 4 का आ गया 600। ठीक है,
4 का 600 आया तो दो ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं, 3 या 4। और इसमें जो CN है ये D2sp3 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बना हुआ है। CN इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड लीजिए। तो ये डोनेशन ज़्यादा करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हालांकि बनेगा अमोनिया में भी, लेकिन अमोनिया की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो साइनाइड से कम होती है। तो लिखते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया इज लेस देन CN माइनस। ठीक, तो सबसे कम जो डेल्टा आएगा वो किसके लिए आएगा, COCN3 के लिए आएगा। तो इसके लिए 1 आ गया। ठीक है, अब इसके लिए जब 1 आ गया तो C का आंसर 1 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अब अमोनिया और एक Cl में अमोनिया वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो अमोनिया वाले की फील्ड स्ट्रेंथ ये आ जाएगी और इसकी ये आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4th हो गया। बात समझ में आनी चाहिए भाई, हम फील्ड स्ट्रेंथ देख के ही आंसर निकाल पाएंगे, ऐसे आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेशन पे भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्दी एक सीरीज़ PYQs की भी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली होली के बाद आप लोगों को PYQs 11th के मिलना शुरू हो जाएंगे। टॉपिक वाइज 21 और 22 के पहले डिस्कस करूँगा फर्स्ट राउंड में, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो जाए, तो देखना भाई उसे भी। और जो D ब्लॉक और P ब्लॉक के वीडियो डाले उन्हें तो मतलब देखते ही रहो, क्योंकि देख रहे हो डायरेक्ट सवाल आ रहा है उनसे पेपर में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय ए स्मॉल एरो विद द टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, तो ये बात सही है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन गलत है विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बनाते हैं। जैसे अगर हमने क्लास में भी पढ़ा होगा तो BF3 की तरफ एरो बनाते समय हम यहाँ पे पॉजिटिव बनाते थे और इस तरह से एरो बनाते थे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बना देते हैं हम लोग, जबकि फिजिक्स में उल्टा बनाते हैं। ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मॉलिक्यूल। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन हमारा 1 सही आ जाएगा, लेकिन अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आंसर 4 आना चाहिए। तो ये डिस्प्यूटेड है, इसमें एनटीए ने बोनस नहीं दिया, लेकिन केमिस्ट्री वाले के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से इसे बोनस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं। अब इस पर एनटीए ने नहीं दिया तो हम लोग इसमें लड़ तो नहीं सकते उनसे डायरेक्टली, लेकिन हाँ ये गलत बात है, उन्हें बोनस इसे करना, मतलब इसे सही करके 4th ऑप्शन इसका सही करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमें निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर अगर लिखें तो वो Li फिर Rb फिर K और फिर Na की होती है। तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो सोडियम हो जाएगा। अगर हम M+2M का डेटाबेस भी देखें तो लिथियम का -3.04 है, सोडियम का -2.71 है, पोटेशियम का -2.925 है और रुबिडियम का -2.930 है। तो सोडियम का ही कमा रहा है और एनसीईआरटी की टेबल से आया हुआ सवाल है। जब हम लोग एस ब्लॉक डिस्कस करेंगे तो मैं ये भी उसमें बताऊंगा ही। जैसे पी ब्लॉक में मैंने सारी टेबल्स कोशिश की है कि सारी डिस्कस हो जाए वर्ड टू वर्ड। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको नंबर अपने बढ़ाने हैं, ठीक है, मान लेते हैं पेपर का डिस्कशन तुमने देखा और तुम्हें लग रहा है कि भाई पेपर के डिस्कशन से सर क्वेश्चन तो गलती समझ में आ रही है, लेकिन नंबर कैसे बढ़ाएं। तो नंबर बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं पी ब्लॉक के, पहले पी ब्लॉक याद कर लो। देखो, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन जब केमिस्ट्री में सही लगता है तो वो टाइम को सेव कर देता है, उस टाइम को जाके हम लोग मैथ्स और फिजिक्स में यूज़
कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो देख लो, आधे आधे घंटे के हैं और देख के उन्हें ख़त्म करो। एक बार देखो, फिर उन्हें 15 दिन बाद फिर दोबारा देखो, रात में सोते समय सुनते रहो, जिससे वो रिकॉल रहे, दिमाग में रहे चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एज सच रटने से तो काम कभी नहीं चलेगा, कभी रट पाओगे ही नहीं उसे, वो रटना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है, कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कोबाल्ट कैटलिस्ट किस में यूज होता है, सिन गैस क्या होती है, निकल कैटलिस्ट किस में यूज होता है, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। तो हमें एक बात जो कंफर्म पता है, वो पता है कि जो निकल कैटलिस्ट है वो वाटर गैस के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक, कोबाल्ट कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं मेथनॉल के प्रिपरेशन के लिए, डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल जिसे कहते हैं। सिन गैस कोल गैसिफिकेशन में काम आती है, और जो ब्राइन सोल्यूशन है वो H2 और Cl2 प्रोडक्शन के काम आता है। ठीक, तो हमारा डी का जो आंसर हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, डी का क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, डी का हो गया 1, तो 1 और 2 में से कोई है। सी का हो गया हमारा, सी का क्या बनाया हम लोगों ने, वाटर गैस जो यूज़ हुई थी हमारी निकल कैटलिस्ट, वो हमने वाटर गैस के लिए यूज़ की, तो सी का 2 हो गया, तो इससे आंसर हमारा ए आ गया। इसके बारे में और डिटेल में मैं लिख देता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से कॉपी में नोट्स में लिख लेना, कि जरूरी बातें हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन्हें लिख लो। चलो लिखते हैं, शुरू करते हैं पॉइंट बना के, कि जो कोल गैसिफिकेशन है, हमें लोगों को जो जो बातें नहीं पता हैं उन्हें लिख लेते हैं, कि कोल गैसिफिकेशन जो है इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कार्बन सॉलिड एंड H2O लिक्विड, एंड अच्छा सा लिख देते हैं, एंड H2O लिक्विड इनटू सिन गैस। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, सिन गैस इज H2 प्लस CO इज कॉल्ड, H2 प्लस 3CO इज कॉल्ड सिन गैस। ठीक है, कोबाल्ट जो यूज करते हैं हम लोग, कोबाल्ट हम लोग यूज करते हैं डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल के लिए, तो उसे लिखने की जरूरत हमें नहीं है, हम लोग ने पहले से एनसीईआरटी में से पढ़ रखा है। और बात आती है कि वाटर गैस कैसे बनती है, तो CH4 की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो इससे CO प्लस 3H2 बन जाती है, ये वाटर गैस होती है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, वाटर गैस और सिन गैस क्या क्या होती हैं। ठीक है, वाटर गैस और सिन गैस ये कार्बन फैमिली में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट। अब हमें पता है कि 1s वाले एलिमेंट ज़्यादा मेटेलिक हैं 2s वालों से, मतलब S ब्लॉक में जो एल्कली मेटल्स हैं वो ज़्यादा मेटेलिक हैं, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल और टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, जो मेटेलिक करेक्टर है वो बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने से कम होता है। तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा नॉन मेटल हो गया, सिलिकॉन क्या हो गया, सिलिकॉन हमारा नॉन मेटल हो गया, और पोटेशियम जो होगा वो मोस्ट मेटेलिक होगा। तो आंसर इसका 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे तो मतलब 30 सेकंड से भी कम समय में हमें कर देना चाहिए। मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मेरे को हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। एक वीडियो इसके लिए भी आएगा शायद, जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर में टाइम सेव कैसे करना है, स्पेशली केमिस्ट्री में, हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन केमिस्ट्री विदाउट डिस्टर्बिंग द टाइम ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ये ज़रूरी बात है, मैं एक वीडियो इसका जरूर बनाऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री में 80 नंबर तक लाए जा सकते हैं, 70 to 80 नंबर, विदाउट डिस्टर्बिंग द टाइम ऑफ अदर सब्जेक्ट एंड सेविंग द टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। दोनों ही चीज़ें, दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचाएंगे भी और अपने सब्जेक्ट में टाइम कम भी करेंगे और स्कोर भी हाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन आ गया, कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट इन फ्लोट फ्लोटेशन मेथड अ रोटेटिंग पेडल agitates the mixture to derive air out of it। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो भाई गलत है। क्यों गलत है
क्योंकि जो रोटेटिंग पैडल होता है, अगर तुम्हें याद हो फ्लोटेशन में, वो एयरेशन के काम आता है, एयर को निकालने में एरिएशन के काम आता है, इससे बबलिंग हो। ठीक। आयरन पायराइट आर जनरली अवॉइडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू इस इन्वायरमेंटल रीजन, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी। आयरन पायराइट जो होता है वो है FeS2, इसे हम लोग फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। कभी कहीं फूल्स गोल्ड लिखा मिल जाए कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो ये वही चमकने वाली पीली चीज़ है जो सोना नहीं है, मूर्खों का सोना है, फूल्स गोल्ड। ठीक है। पायराइट इन्वायरमेंटल रीजन से क्यों खराब है, इसके बारे में बात लिख देते हैं कि पायराइट्स व्हेन कम इन कांटेक्ट टू ऑक्सीजन reacts rapidly releasing metallic Fe and SO4 2 minus to water systems, to water system, causing water pollution, causing वाटर पोल्यूशन। ठीक है भाई। तो फूल्स गोल्ड के बारे में क्या है, फूल्स गोल्ड क्या होता है, FeS2 याद रखेंगे, मूर्खों का सोना जिसे कहते हैं। ये सोने की तरह चमकता तो है, लेकिन इसमें कोई भी सोने जैसी बात नहीं है, कहीं पे भी गोल्ड जैसा एलिमेंट नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें हमने टिक कर लिया, यस टिक कर लिया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, given below are the two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। assertion क्या कह रहा है, the alkali metal and their salt impart characteristic color to reducing flame। ये गलत बात है, reducing flame की जगह oxidizing flame होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, oxidizing flame होना चाहिए। ठीक है। तो पहला तो नॉट करेक्ट हो गया, तो पहला नॉट करेक्ट से तो ऑप्शन केवल एक ही बचता है कि ए आएगा। ठीक। और दूसरा अपने आप सही होगा, क्योंकि एल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग फ्लेम टेस्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है। फ्लेम टेस्ट जैसे हम सोडियम का करते हैं तो लाइलेक कलर आता है, पोटेशियम का करते हैं तो वॉयलेट कलर आता है। तो ये कलर्स हम ध्यान रखेंगे और ये फ्लेम टेस्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, सिंपल बात है ये। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास आ गया क्या, पॉलीमर का, और मैचिंग और असर्शन रीजन काफ़ी आ रहे हैं इस बारी, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ग्लिप्टल कह रहा है, ग्लिप्टल यूज होता है पेंट्स और लेकर्स बनाने के लिए। LDP लो डेंसिटी पॉलीथिन है, ये यूज करते हैं हम फ्लेक्सिबल पाइप के लिए। ठीक है। तो D का 1 हो गया और A का 3 हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। नियोप्रीन क्या होती है, नियोप्रीन इज क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन यूज होती है गैस्केट बनाने में, और एक्राइलिन यूज होता है सिंथेटिक वूल बनाने में। ठीक है। तो इनके अगर फॉर्मूले भी लिख दूं मैं सबके, जिससे तुम्हें याद रहे, इसका फ़ायदा तो यही होना चाहिए कि भाई हमें क्वेश्चन करने से कुछ याद भी हुआ। तो सेकंड का फोर्थ आंसर हमारा 2 आ गया। कैसे इसे देखेंगे, तो ग्लिप्टल क्या होता है, पहला हमारा ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल क्या होता है, ग्लिप्टल के मोनोमर जो है वो क्या है, थैलिक एसिड प्लस एथिलीन ग्लाइकोल, और ये थैलिक एसिड। ठीक। नियोप्रीन का हमें पहले से पता है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर होती है। सिंथेटिक रबर होती है, सिंथेटिक रबर होती है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। ये क्या है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है ये। ठीक। एक्राइलिन क्या होता है,
जो एक्राइलन है, ACRI, एक्राइलन जो है इसे हम ऑर्लॉन भी कहते हैं। ऑर्लॉन मतलब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और LDP तो हमारी लो डेंसिटी पॉलीथिन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे टिक कर लिया, गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास गिवन है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन एंड 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशंस। रेशियो में निकालना है। तो हमने मोलैलिटी गिवन है तो 0.25 मोलर ले लिया, इज इक्वल्स टू मास हमने मान लिया x1 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका हो गया 62, ठीक, इंटू 500 ग्राम में लिया, इंटू 1000 कर लिया, तो ये मोलैलिटी की डेफिनेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और 0.25 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 62 इंटू 250 इंटू 1000, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ से x1 अपॉन x2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, ठीक है, x1 अपॉन x2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 260 अपॉन मतलब 2:1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा C आ जाएगा। आसानी से डिवाइड कर देना, बस यहीं से ऐसे करके डिवाइड कर देना इसे। ठीक, ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ये डिवाइड कर दोगे या इक्वेट कर दोगे, एक ही बात है। ठीक है, ये 2/1 कर देना यार, इसे 2/1 कर दोगे तो आंसर सही आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो मतलब सिंपल था यार, ऊपर नीचे लिखने में गड़बड़ हो जाती है, उसे उतना मतलब माइंड नहीं करना चाहिए। अगला क्या कह रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फिर से मैचिंग आ गई है हमारे पास, और हमें इस बार PKB बतानी है। PKB ग्रेटर द वैल्यू ऑफ PKB, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ PKB greater will be, या स्मॉलर विल भी लिख देते हैं, स्मॉलर विल बी KB एंड वीकर विल बी बेस। तो हम बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दें। बेसिक स्ट्रेंथ और PKB सेम चलेंगे। जो वीक बेस होगा उसके लिए PKB की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके लिए PKB की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एनिलीन बना लेते हैं। सिंपल सिंपल है, एनिलीन है, इथेनामीन है, N इथाइल इथेनामीन है, और NN डाई इथाइल इथेनामीन है। तो एमीन से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऑब्वियस बात है। एलिफेटिक अमीन्स हमेशा ज़्यादा बेसिक हैं किससे, एरोमेटिक अमीन से। तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आ गया। इसमें जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे कम कौन होगा, सबसे वीकेस्ट बेस ये है इन चारों में। ठीक है, वीकेस्ट बेस ये है, तो फर्स्ट का आंसर जो वीकेस्ट है उसका क्या आ जाएगा, उसकी PK सबसे ज़्यादा आएगी, तो फर्स्ट का एक आ जाएगा 3। ठीक, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसकी कैसे आ जाएगी, उसकी सबसे कम आ जाएगी, तो उसका आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, 3 डिग्री 2 डिग्री इसमें हमें बताना है, एक्वस में ही मान लेते हैं, इसे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम एक्वस में मान लें तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री लिखते हैं हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में। तो 2 डिग्री वाली सबसे ज़्यादा बेसिक होगी तो उसका PKB सबसे कम होगा। तो ये 2 हो गया, B का 2 हो गया, सॉरी C का 2 हो गया, D का 1 हो गया, और B का
4 हो गया, तो आंसर हमारा ए आ गया इससे। ठीक है, इससे हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए इन द गिवन रिएक्शन, हमें ए बताना है क्या बना। तो हमें जो गिवन है वो हमें अगर हम क्लियरली लिख लें तो हमें एक एल्डिहाइड दिया है और एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दिया हुआ है। ठीक है, और H+ मीडियम दिया हुआ है हमें। ऑक्सीजन H+ से रिएक्ट करेगा और OH+ बना देगा। ठीक, अब इस ऑक्सीजन का लोन पेयर अवेलेबल है हमारे पास में, इसे हम फिर से लिख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जब रिएक्शन बनाओगे तो क्योंकि देखो साइक्लिक आंसर्स भी आ रहे हैं तो बढ़िया से बना होगा तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। और यहाँ पे CH3 है, तो ये इस पे अटैक कर देगा, ये ऊपर चला जाएगा। और क्या बना इससे, इससे बना OH, ये OH+ आ गया यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड O और OH आया। ये यहाँ से IMPT कर ले। IMPT का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये OH2+ बना देगा, OH2+ बना देगा। और अब देखो तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा कि ये लीविंग ग्रुप भी बन गया, OH2+ बनता ही तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करके इसे लीव करा देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा हमारा, कि एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड हो यहाँ पे होगा और यहाँ पे, तो इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। देखो IMPT मतलब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, एसिड और बेस जब सेम प्रेजेंट होंगे एक ही मॉलिक्यूल में तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट आ गई फिर से मैच करने के लिए हमारे पास, और कह रहा है प्रोपेनामीन एंड एन मिथाइल एमीन, ये कैसे आइसोमर्स हैं। तो ये हमारे जो हैं ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एमीन्स जब 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स लिखते हैं तो वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कीटोन्स जो हैं वो हमारे मेटामर्स हैं। कीटोन्स को कई जगह डिस्प्यूटेड है मेटामर्स के या पोजीशन आइसोमर्स के, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेटामर कह रहे हैं क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स हैं, और एथेनामाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन जो है, हाइड्रोक्सिल एथेनामीन है, वो हमारे टॉटोमर हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने इसमें जो मेन बात कही है वो ये कही है कि कीटोन को हम लोगों ने इसमें मेटामर माना है, जबकि मैं पढ़ाते समय बताता हूँ कि कीटोन को हम लोग मेटामर भी कह सकते हैं और पोजिशनल आइसोमर भी कह सकते हैं। इन जनरल सब जगह पे हम लोग इसे पोजिशन आइसोमर्स ही कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोजिशन आइसोमर्स का एक ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा तेजी से डिस्कस करते हैं हम, कि अ कार्बन फॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड CO एंड CO2। CO इज न्यूट्रल एंड CO2 इज एसिडिक इन नेचर, ये तो बिल्कुल ही ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कह रहा है CO2 कैन कंबाइन विद वाटर विद ए लिमिटेड वे टू फॉर कार्बोनिक एसिड व्हाइल CO इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल ठीक बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि CO2 जब वाटर में मिलती है तो H2CO3 बना देता है जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक, तो आंसर हो गया ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आइसोमेरिक ड्यूटेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8DBr हैविंग 2 कायरल कार्बन्स इज। तो 2 कायरल कार्बन किस में होंगे, तो बना लेते हैं पहले एक एक करके। तो 2 ब्रोमो पहला वाला बना रहे हैं, ठीक है। 2 ब्रोमो 1 पे ड्यूट्रो लगा हुआ है, 1 पे ड्यूट्रो लगा हुआ है, सॉरी इधर लगाएंगे, 1 पे ड्यूट्रो लगा हुआ है, 2 ब्रोमो है, तो 1, तो इसमें तो एक ही कायरल और कितना 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें 1 कायरल कार्बन आ गया, ठीक। और हमें चाहिए कितने, 2 कायरल कार्बन, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहा है 2 पे ब्रोमीन लगा दिया और 3 पे ड्यूटीरियम लगा दिया और ब्यूटेन बनाया, तो इसमें 2 कायरल कार्बन आ गए। तो आंसर हमारा बी सही आ गया। 3 और 4 बनाने की जरूरत नहीं है, 2 ब्रोमो 1 ब्यूट्रो ब्यूटेन लिखेंगे तो इसमें एक कायरल आएगा और फोर्थ में भी एक ही कायरल आएगा। तो बना के देखोगे तो बन जाएंगे स्ट्रक्चर। चलो मैं बना ही देता हूँ, ये सेकंड वाला बनाया, थर्ड वाला फटाफट बना देता हूँ। तो 2 ब्रोमो 1 ड्यूट्रो कह रहा है तो ये कायरल हो गया, और 2 ब्रोमो 2 ड्यूट्रो कह रहा है तो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहीं पे डी है, तो ये कायरल हो गया। ठीक है, तो इनमें एक एक कायरल है, इसमें केवल 2 कायरल है, तो आंसर हमारा 2 ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस चेंजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ पीएच सोल्यूशन डिक्रीजेस बाई 3। ये तो बिल्कुल सीधी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पीएच इज माइनस ऑफ लॉग H प्लस, इसमें तो मतलब ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, जो उसे करना ही करना था सबको सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोराइड सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोराइड सॉल्ट solution acidified with HNO3 gives a cardi-white precipitate A। ठीक है, तो A बन गया A on dilution of AgNO3। ठीक, on dilution of AgNO3। ठीक, A on treatment with NH4OH gives a clear solution। तो NH4OH से घुलने पे अगर कोई क्लियर सोल्यूशन दे रहा है तो A क्या रहा होगा, A हमारा AgCl ही रहा होगा। और AgCl की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं NH4OH से तो टॉलरेंस रेजेंट बनाते हैं इसी तरह से AgNH3 होल ट्वाइस Cl। तो आंसर इसका हमारा बी सही आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, सिंपल सवाल था, आसानी से हो जाना चाहिए था सबसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हेज इन एटमॉस्फियर। भाई ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल हम याद रखेंगे कि अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हेज इन एटमॉस्फियर। तो बिल्कुल ये सही बात है कि हेज प्रोड्यूस करते हैं। ओजोन गेट प्रोड्यूस्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद क्लोरीन रेडिकल, नहीं ये तो फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की रिएक्शन है, तो ये तो गलत ही हो गया, बी गलत हो गया। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एक्ट एज ए क्लींजिंग सॉल्वेंट, ये भी बिल्कुल बात है गलत, सॉरी तो ये हमारी गलत बात है। ये सॉरी ये तो सही बात है ना, ये तो क्लीनिंग एजेंट है, ये तो सही है। ठीक है, ये तो क्लीनिंग एजेंट की तरह करते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड, इसीलिए हम लोग पानी में भी क्लोरीन डाल देते हैं, सॉल्वेंट को सही करने के लिए क्लोरीन पास की जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन इन वाटर। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड की वजह से होता है। और जो सल्फेट आयंस हैं, एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन नहीं, ये नाइट्रेट आयन की वजह से होता है, नाइट्रेट कंटामिनेशन की वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ए और सी सही हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका ए और सी सही आ गया। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इन्हें तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। और इस पेपर में कठिनाई बहुत ज़्यादा थी, अगर इसमें किसी ने 100 नंबर भी लाए तो उसका परसेंटाइल अच्छा खासा आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री मुश्किल है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीजेज इट्स शेल लाइफ। तो ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड, ये भी ठीक बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये सही बात है, कहीं बटर खरीद के लाना किसी भी कंपनी का तो उसमें लिखा होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल लिखा होता है पीछे, अगर ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक, 51 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% ऑफ कार्बन इज। ठीक, तो 100 ग्राम में 85.8% क्या है, 85.8% या ग्राम लिख लेते हैं, ग्राम क्या है ऑफ कार्बन है। तो 84 जिसका मोलर मास है उसमें कितनी होगी, 85.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 84, यानी कि 71.82 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 72 ग्राम ऑफ कार्बन है। तो हम कह देंगे बाकी बचा हुआ क्या है,
रिमेनिंग इज हाइड्रोजन, तो रिमेनिंग कितना हो गया 84 माइनस 72 यानी कि 12। तो इसका आंसर सीधा हमारा 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था, ये डुएबल क्वेश्चन था, इसे करना ही करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 टू 1 मोल ऑफ ईच। ठीक है, तो CONH3 होल 4 Cl2Cl में जब AgNO3 एक्सेस में डालेंगे तो 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होगा। दूसरा है NiH2O, जो भी क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी की तरह ऐड हैं वही प्रेसिपिटेट होंगे, जो यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर हैं वही प्रेसिपिटेट होंगे, तो इससे 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, इसमें तो कोई प्राइमरी वैलेंसी की तरह AgNO3 से रिएक्शन करने पे कोई रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि Cl है ही नहीं बाहर। और अगला है PdNH3 होल 4 Cl2 और AgNO3 लेंगे तो इससे 2 मोल AgNO3 के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो टोटल कितनी प्रेसिपिटेट हुए 5 मोल्स। तो इसका आंसर सीधा 5 लिख दिया जाएगा। सिंपल सवाल था, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन, यानी पहले 2 सवाल लगाने वाले थे। ठीक है, देखो 20 नंबर तो इंटीजर वाले तो ऑप्शन वाले वो तो हमेशा ही सही होने चाहिए ना हम लोग के, वो तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सोल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू के लिए हमारे पास I इंटू सी का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन इंटू वांट ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन इंटू वांट ऑफ फैक्टर अगर हमारा फिक्स आ रहा है तो उसके लिए पाई इक्वल्स टू ICRT होता है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर R और T तो ये क्या है कांस्टेंट, तो पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 होने के लिए क्या होना चाहिए I इंटू सी कैसा होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, चलो वही चेक कर लेते हैं किसमें किसमें। इसमें 0.5 है और इसमें 0.5 इंटू 2 है यहाँ पे। KBR भाई इसी के ऊपर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखोगे तो KBR में कितने आंसर 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो पहला ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है इसमें नंबर ऑफ आइंस कितने आएंगे 5, इसमें नंबर ऑफ आइंस कितने आएंगे 5, तो ये 0.5 हो गया। और इसमें भी कितने आए 1 2 2 4 1 5, तो इसमें भी 5 आ गया, तो ये भी ठीक हो गया। ठीक है, इसमें कितने आए 5, इसमें आए तो 5 5 जो 0.25 हो गया और इसमें 0.25 इंटू 2 हो गया, तो यानी कि ये 0.5 हो गया, तो ये गलत हो गया भाई। 0.15 इंटू 2 यानी कि 0.3 हो गया ये, और ये 0.1 इंटू 3 तो ये भी 0.3 हो गया, तो ये भी ठीक हो गया। बात समझ में आ रही है। I इंटू सी का हमें केवल फैक्टर देखना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये भी फिर से सरल सवाल आया है। ठीक, तो ये 0.2 इसमें हो गया, तो ये 0.04 हो गया। और सॉरी इसमें कितने आइंस है KCl के साथ MgCl2 भी है, तो KCl Mg और Cl2 तो ये 5 हो गए। ठीक, तो ये 0.1 हो गया टोटल। इसमें देखो 0.05 इंटू 2 तो ये भी 0.1 हो गया, तो ये 4 सही हो गए। तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका आंसर, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, I इंटू सी देखना था वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ये क्वेश्चन ऐसा थ्योरी वाला इंटीजर में क्वेश्चन अवॉइड करने की कोशिश करो क्योंकि उसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और नेगेटिव मार्किंग इस बार सब में है। तो कह रहा है बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फिगर द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। तो लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस है, लिक्विड मॉलिक्यूल इन द बल्क है, तो उसके बारे में पूछा गया है। कह रहा है सरफेस टेंशन इज द आउटकम ऑफ इक्वल अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड रिपल्सिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बल्क ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल गलत बात है। सरफेस टेंशन की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि अनइवन फोर्सेज है, तो ये तो गलत बात है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द अनइवन फोर्सेज, ये मैंने कहा अभी बात, तो ये तो सही बात हो गई। अगला कह रहा है द मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये तो गलत बात है। अगर हम बॉयल करेंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। ठीक, द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल ये तो ऊपर ही वाले हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 16.8 लीटर ऑफ ए गैसेस इथेन एंड मीथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस कंबशन प्रोसेस इज। तो इसे रिएक्शन को कैसे करेंगे कि CH4 की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा CO2 और
H2O रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस ऑफ O2 है तो रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2O2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया C2H6 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO2 प्लस थ्राइस H2O, तो यहाँ पे 4 और 3 7 हो गए तो 7/2 लिख दिया। ठीक, 7/2 लिख दिया तो ये हो गया बैलेंस। अब हमने इसे मान लिया ये x और ये 16.8 माइनस एक्स मान लेते हैं, तो ये x था तो ये x बनेगी और यहाँ से ये 16.8 माइनस एक्स इंटू 2 बनेगी। ठीक, तो हमें गिवन है x प्लस 16.8 माइनस एक्स इंटू 2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी गिवन है 28 लीटर CO2 प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी 5.6 लीटर। x की वैल्यू आ गई 5.6 लीटर, तो PV इक्वल टू nRT लगा के हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें हीट ऑफ कंबशन निकालनी है। तो N ऑफ CH4 कितने आ जाएंगे 1 atm प्रेशर दिया 5.6 लीटर CH4 आ गई और ये आ गया 0.0821 इंटू 298। और ध्यान रखना 5.6 देख के अगर तुमने सीधे STP कंडीशन यूज कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी। हियर नॉट STP कंडीशंस हैं, STP कंडीशंस आर नॉट देयर। तो सवाल में क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो इसके मोल्स जो आ जाएंगे वो 0.0229 मोल्स आ जाएंगे और जब NCH2H6 हम लोग देखेंगे तो इसके मोल्स 11.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 298। थोड़े से गंदे नंबर हैं, मल्टीप्लाई तो करने ही पड़ेंगे, तो ये इतने मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, थोड़े गंदे नंबर है, मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे। फिर डेल्टा एच निकालना है कंबशन का, तो डेल्टा एच टोटल कितना आ जाएगा 0.229 इंटू डेल्टा एच कितनी देर रखी थी CH4 की 900 प्लस 0.458 इंटू 1400। तो जब इसे कंप्लीटली सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगी 847.3 किलो जूल, यानी कि 847 आंसर आ जाएगा हमारा, राउंड ऑफ करके। किलो जूल में ही पूछी थी तो 847 लिख देंगे। इजी सवाल था, बस ध्यान जो कैश था इस सवाल में मुश्किलात थी वो ये थी कि इसे अगर STP कंडीशन मान लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो PX PY PZ तो सब ऐसे ही होते हैं, ये PY मान लेते हैं, ये PY हो गया, ये PX हो गया, ये PZ हो गया, इन तीनों में तो है। DXY कैसा होता है, DXY इन बिटवीन द एक्सिस होता है। DZ² कैसा होता है, DYZ कैसा होता है, ये भी ऐसा ही होगा। इसे XY लिख लो, इसे YZ लिख लेते हैं। DXZ भी बनाना है तो DXZ भी बना देंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो DXZ बन गया। DX² माइनस Y² बनाते हैं, तो ये DX² माइनस Y² बन गया। और DZ² तो हम लोग जानते हैं बेबी सूदर शेप होती है। तो अलोंग द एक्सेस कौन कौन से आ गए, अलोंग द एक्सेस आ गया 1 2 3 4 और 5, तो आंसर इसका आ गया 5। ठीक है, 5 आ गया इसका आंसर, इजी था। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ढूंढने ज़्यादा मुश्किल काम है लगाने से। अगर तुमने सही क्वेश्चन पिक कर लिए तो 20 नंबर तो लॉलीपॉप है, वैसे भी 5 क्वेश्चन सिंपल है। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज और आर। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये तो सही बात है। देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, ये गलत बात है। ठीक, और अच्छा ये उल्टा बोल दिया मैंने, सही गलत को। वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस क्लोराइड, ये तो सही बात है। देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, हमें इनकरेक्ट बताना है ना, तो इनकरेक्ट कौन सा है, अरे यार क्या हो रहा है, इनकरेक्ट क्या है कि वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये गलत बात है।
दूसरा कह रहा है सी देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, ये सही बात है, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एज एब्जॉर्प्शन प्रोसीड डेल्टा एच बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, ये गलत बात है, एब्जॉर्प्शन इज अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो ये सही बात है, तो दो सही और दो गलत है, तो कुछ भी टिक कर दो, दोनों में ही सही आएगा, मिसरीड भी कर लोगे तो यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग रेड कलरेशन विद सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर देना, यानी कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट उन्हें ऑक्सीडाइज कर दे और वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे, ठीक। तो जो ऑक्सीडाइज हो पाएगा वो ये हो पाएगा, अगर मैं इसे बना दूं, ये बना क्या है, ये बना हुआ है, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को कैन कहते हैं तो यू कैन, और ये COCH3 ग्रुप आ गया तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ से दे देगा, तो पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, केवल अल्कोहल को करेगा, और यहाँ पे फिर से CH3CO ग्रुप आ गया तो यहाँ से आइडोफॉर्म हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज दिस, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन ऊपर ही वाला दिया, बस बेंजीन रिंग हटा दी है, तो ये आसानी से हो जाना चाहिए, और यहाँ से ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यहाँ से क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो ये आसान का सवाल था, तो 3 आंसर आएंगे इसका, 1, 2 एंड 3, तो टोटल आंसर कितना आ गया, टोटल आंसर हमारा आ गया इसका 3, ठीक है। इजी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए धीरे धीरे करके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है PT सॉलिड H2 गैस 1 बार H प्लस और Mn3 प्लस से Mn प्लस बनाया एक्वस PT में, ठीक है। ई सेल फॉर दिस गिवन रिएक्शन इज दिस, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, 10⁻⁴ लिखा है, ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ m प्लस अपॉन m3 प्लस, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो लिखना नहीं है, तो इसकी वैल्यू दी है 0.1115 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.2 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ 10⁻⁴ तो ये इधर आके माइनस हो गया, तो बन गया माइनस का 0.0885 इज इक्वल्स टू माइनस 0.059, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, लॉग तो हट गया, इंटू ए बचा, ठीक, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इससे इसे कैंसिल कर दिया, ये इसे इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1.5 टाइम्स आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 3, तो आंसर हमारा 3 आ गया। सिंपल सवाल था। ई सेल कैसे निकाला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड ऑफ एनोड, एनोड का ई सेल 0 है तो कैथोड वाला सीधे ही लिख दिया हमने, मतलब ये बिल्कुल सिंपल था, मैंने सोचा कि सीधे ही कर दूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक, तो हमें के की वैल्यू दे रखी है, तो टी हाफ हम अगर हम निकाल लें तो टी हाफ वैल्यू 0.693 अपॉन के 4.6 इंटू 10⁻⁻³ दैट इज इक्वल टू 150.65, ठीक, तो टी हाफ तो नहीं सही है, ठीक। अगला क्या कह रहा है द रिएक्शन इज हाफ लाइफ दिस, तो ये भी गलत हो गया, कंप्लीट तो होती नहीं रिएक्शन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, तो ये उल्टा लिख गया, स्लाइटली थोड़ा गलत लिखा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 1/25 टाइम्स होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट सही आएगा। अगर तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो टी 10% लिख लेना, 2.303, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ जाएगी, ये आ जाएगा के लॉग ऑफ 10% कंप्लीट हुआ तो 100/90 लिख देंगे इसे, 10% कंप्लीट हुई तो 90 बच गया, इसलिए 90 लिखा। ऐसे टी 90% क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100/10, ठीक है। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो यू विल गेट T10 अपॉन T90 एज व्हाट
एज 1/4 1/25। तो T 90% विल बी 25% ऑफ T10, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू दिस, तो ये K इज इक्वल टू K0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, यही होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। द रेट एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ सेम यूनिट, ये तो गलत बात है, तो दो सही हो गए इसके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम सही मान लेते हैं क्योंकि एंटी ने आंसर चेंज नहीं किया इसलिए। ठीक है, ठीक है। अब ये पेपर भी डिस्कस हो गया। इसके बाद हम लोगों के पास अभी पेपर्स और हैं 2023 के, तो वो भी धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे, उन्हें देखते रहिए। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को अच्छे से रिवाइज करिए। जीओसी आइसोमेरिज्म की वीडियो पढ़े हुए उन्हें रिवाइज करिए, और केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो पढ़े हुए हैं, एल्काइल हैलाइड के वीडियो पढ़े हुए हैं, उन्हें रिवाइज करिए। और एक वीडियो मैं बिल्कुल जल्दी लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड send to your dear ones who will get benefited from this. Thank you very much. Thank you.